तो ये क्लास 9th भारती भवन की रसायन विज्ञान है और इसका दूसरा अध्याय है पदार्थों का वर्गीकरण। तो इस अध्याय से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। तो यहाँ हम सभी प्रश्नों को काफ़ी बेहतर तरीके से हल करेंगे, तो आपको सिर्फ ध्यान से देखने हैं और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, पदार्थ का वर्गीकरण। तो यहाँ पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। यानी हमें बताना है कि कौन से तत्व है, कौन से यौगिक है और कौन से मिश्रण है। तो इसमें पहला है जस्ता। तो जस्ता क्या है? तो जस्ता तो सिर्फ एक तत्व से ही बना होता है, यानी सिर्फ जस्ते से बना होता है। तो इसका आंसर होगा ये तत्व है। ठीक है, तो ये होगा तत्व और ये एक धातु भी है। इसके बाद है समुद्र का जल। तो समुद्र का जल जो है वो मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण है। तो समुद्र के जल में बहुत सारे अवयव मिश्रित होते हैं, नमक में होता है और बहुत सारे तत्व इसमें मिले हुए होते हैं। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है खाने वाला सोडा। तो इसका एक रासायनिक सूत्र भी होता है और जिस पदार्थ का रासायनिक सूत्र हो गया इसका मतलब सीधा सीधा वह एक यौगिक है। तो ये एक यौगिक है। इसके बाद है मिट्टी। तो मिट्टी मिश्रण है। तो कैसे मिश्रण है? क्योंकि मिट्टी कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। तो ये हो गया मिश्रण। इसके बाद है साबुन। तो साबुन एक यौगिक है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में साबुन को दो तत्वों यानी दो कई प्रकार के तत्वों को रिएक्शन करके उसे रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ये एक यौगिक हो गया और साबुन का अपना खुद का एक रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से लेके यानी जस्ते से लेके अभी तक हमने साबुन तक देख लिया है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कोयला। तो कोयला क्या है? तो कोयला कार्बन का एक अपरूप है, यानी यह कार्बन से ही बनता है। तो यह एक तत्व है। ठीक है, तो यह एक तत्व है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को यह कन्फ्यूजन होता है लेकिन कि ये मिश्रण है, क्योंकि उसमें H2O होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। नहीं, कोयला सिर्फ कार्बन से बनता है, तो ये एक कार्बन का अपरूप ही होता है। तो यह एक तत्व है। इसके बाद एक कागज़। कागज़ एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विसमांग मिश्रण है। इसके बाद है एल्कोहल। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि एल्कोहल जो है मिश्रण है, लेकिन एल्कोहल जो है वो यौगिक है। हम घर पे एल्कोहल नहीं बना सकते हैं। एल्कोहल बनता है तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है और एल्कोहल का कुछ अपना रासायनिक सूत्र होता है। तो एल्कोहल क्या है? एक यौगिक है जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया है। आप इसके बारे में चाहें तो विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है तत्व है, लेकिन साथ ही साथ अधातु भी है। ठीक है, ये अधातु भी है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये एक तत्व है शुद्ध रूप से, लेकिन अधातु है। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे नंबर प्रश्न में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करें। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कुछ बिंदु हमें चुनना है कि कौन से भौतिक हैं और कौन से रासायनिक। तो चलिए इसका पहला देखते हैं। तो पहला है बच्चे का विकास। तो बच्चे का विकास जो घटना होती है वो क्या है? वो रासायनिक है। क्यों रासायनिक है? आपको कारण भी जानना चाहिए, क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है कई प्रकार के आंतरिक हार्मोन से होता है। तो हार्मोन जो अंदर क्रिया होती है वो एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बच्चे का विकास जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है दूसरा, दूध का दही बनना। तो दूध का दही बनना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो दूध को दही में बदलते हैं। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके बाद है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन है और बर्फ़ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में बाह्य परिवर्तन भी आ जाते हैं, यानी ऊपरी से परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो रिवर्स होता है, रिवर्स रूप में भी हम ला सकते हैं। यानी जब बर्फ़ होता है तो अगर बर्फ़ पिघल जाए तो वो पानी बन जाता है। ठीक, अगर हम चाहें तो फिर इसे बर्फ़ बना सकते हैं, अगर फिर चाहें इसे पानी बना सकते हैं। तो वैसी अवक्रिया जो रिवर्स में भी काम करे उसे हम भौतिक अवक्रियाएँ कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं और इसीलिए ये अस्थायी कहलाती हैं।
तो मोम का पिघलना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद है अगला लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलना इसके फलस्वरूप बनता है कार्बन। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह होते हैं जो जलाने का कार्य करते हैं, जो पोषक के रूप में आग को जलाने का कार्य करते हैं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल है कि प्रश्न संख्या 3, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताएं। तो चलिए इसमें अंतर बता देते हैं। तो पहला अंतर ये रहा, तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है। जैसे सोना हो गया तो वो सोना का ही बना होगा, चांदी हो गया वो चांदी की ही बनी होगी। तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है तथा इसके सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो ये तत्व के बारे में हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद यही गुण अब यौगिक में देखा जाए। जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए तो वो यौगिक बनता है। इसमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं और इसके सबसे छोटे कण अणु कहलाते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। इसके बाद दूसरा अंतर देख लेते हैं। तो दूसरा अंतर है कि तत्व के अवयव विभाजित नहीं हो सकते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। जबकि यौगिक के अवयव रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग अलग किए जा सकते हैं। तो जैसे में आप देख सकते हैं ये हो गया H2O यानी पानी। तो पानी को हम चाहें तो रासायनिक क्रिया द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही अंतर बताना था तत्व और यौगिक में। अगर आप चाहते हैं कि विस्तृत और ज़्यादा अंतर जाने, 4 या 5 अंतर जाने, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तत्व और यौगिक में बहुत सारे अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इसके पश्चात हम प्रश्न संख्या 4 की ओर तो बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 4 है कि मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। हमें मिश्रण के दो गुणों को लिखना है। तो पहला गुण हो गया, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। अगर हम बालू में नमक डाल दें या बालू में पानी डाल दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई रासायनिक प्रक्रिया तो नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये आप सिंपल भी समझ सकते हैं। इसके बाद है दूसरा, मिश्रण समांग एवं विसमांग हो सकता है। तो यहाँ एक जो शब्द आता है समांग और विसमांग, ये क्या कहलाता है, तो इस पर थोड़े से आप जान लीजिए। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं कि समांगी और विसमांगी मिश्रण किसे कहे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समांगी मिश्रण, तो ये एक बर्तन हो गया और इसमें पानी है, ठीक है। इस बर्तन में पानी है, तो अगर हम इस बर्तन में चीनी डाल दें तो ये घुल जाएगा, तो ये चीनी दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसी में घुल जाएगा, हमें दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा कि इसमें चीनी घुला हुआ है। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। यानी विलायक और विलेय आपस में इस प्रकार घुल मिल जाए ताकि वो मालूम ना चले, इसकी कोई सीमा ना हो, इसकी कोई एक निश्चित जो अवयव की सीमा दिखाई ना पड़े, उसी में घुल मिल जाए। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरा है, तो इस बर्तन में भी पानी है, इसमें अगर बालू डाल दें तो बालू क्या इसमें घुलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो बालू के कण इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो दोनों इसी में मिश्रण है लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अन्य बहुत सारे भी हैं समांगी और विसमांगी के। जैसे में कि वायु हो गया, वायु में भी तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो वायु कई प्रकार का मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है, तो उन वायु को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये एक समांगी मिश्रण हो गया। और विसमांगी मिश्रण जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि जो अवयव है वो दिखाई पड़ते हैं, वो घुल नहीं पाते हैं, तो ऐसे मिश्रण कहते हैं विसमांगी मिश्रण। तो इसके पश्चात है 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न इस प्रकार है कि विलेय और विलायक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। विलेय और विलायक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इस सवाल को हल करने से पूर्व कुछ बेसिक बातें हैं विलयन से संबंधित, वो पहले जान लेते हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं कि विलेय किसे कहा जाता है, विलायक किसे कहा जाता है और विलयन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बर्तन है और इसमें पानी है, ठीक है। और इस बर्तन में हमने 1 चम्मच क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, 1 चम्मच
चीनी इसमें मैंने डाल दिया, तो चीनी जो है पानी में घुल गया। तो चीनी को हम कहेंगे विलय, विलय चीनी को कहेंगे हम विलय। और ये जो चीनी जिसमें घुला है, यानी जो पदार्थ उस चीनी को घुला दिया है उसे हम कहते हैं विलायक। तो वो कौन सा हो गया? तो वो पानी, पानी को हो गया विलायक। और दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहेंगे विलयन। चीनी प्लस पानी के जो आपस में मिश्रित हो गए हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे विलयन। समझ गए आप? तो इस पूरे विलयन में विलय की मात्रा काफ़ी कम है और विलायक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम विलायक की मात्रा को कम कर दें तो विलय की मात्रा को बढ़ाना होगा, यानी चीनी हमें ज़्यादा करना होगा। हो सकता है 20 चम्मच डालने होंगे, 50 चम्मच डालने होंगे। तो ये सारे पॉइंट थे, आपको जानना चाहिए था कि चीनी को कहा जाता है जो उसमें डाला जाता है विलय हो गया, और जो चीनी को घुला देता है विलायक हो गया, और दोनों को कहते हैं सम्मिलित रूप से विलयन। तो यही हमें बताना है कि विलय और विलायक में क्या अंतर है, यानी ये विलय और विलायक में क्या अंतर है। तो विलय और विलायक की परिभाषा कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं। सबसे पहले विलय की परिभाषा, जो पदार्थ द्रव में यानी तरल पदार्थ में, यहाँ ध्यान देना आपको, द्रव्य नहीं है, ये द्रव है, द्रव्य अलग चीज़ है, तो ये द्रव है। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है तो वो विलय कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया चीनी हो गया। विलायक, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है वह द्रव का विलायक कहलाता है। ठीक, जैसे वो हो गया पानी। तो विलायक में कुछ भी हो सकता है जो उसको घुला दे। इसके बाद देखेंगे इसका अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है कि आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एक ही तत्व से बना है, यानी एक ही परमाणु से बना है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, ये काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ आंसर होगा कि ऑक्सीजन में अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। अभी तक ऑक्सीजन में अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। इसका मतलब उसमें एक ही तत्व की उपस्थिति पाई गई है। और जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है, और ये तभी संभव है जब शुद्ध ऑक्सीजन हो और शुद्ध हाइड्रोजन हो। तो जिससे ये प्रमाण मिलता है कि जिसके कारण ऑक्सीजन तत्व माना जाता है। तो ये आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि जल जो है वो एक यौगिक है, ठीक, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग करके बनता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7। तो 7वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों के नाम लिखें। किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों के नाम हमें लिखना है। याद रहे यहाँ पे उपयोगी मिश्रण, जो आप उपयोग करते हो वैसा मिश्रण 4 लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिश्रण को लिख दिया है जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। तो पहला मिश्रण हो गया वायु। यहाँ वायु जो है कई अवयवों का मिश्रण है। दूसरा है सोडा वाटर, वायु से हम सांस लेते हैं। सोडा वाटर जो ड्रिंक है वो पीते हैं। और नमक एवं चीनी का पानी, जो नमक और चीनी का पानी वो भी सेवन किया जाता है, ठीक, ORS के घोल के रूप में। इसके बाद है बारूद, बारूद का प्रयोग विस्फोटक में किया जाता है। और 5वें नंबर पे है मिट्टी। मिट्टी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है जो प्रयोग में लाते हैं फसल उगाने में। तो किन्हीं 4 पे आपको जो पसंद है आप उसमें लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। यहाँ प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि जलीय विलयन और अजलीय विलयन से क्या समझते हैं। तो यहाँ बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि जलीय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जल उपस्थित हो, जल द्वारा बनाया गया विलयन। और अजलीय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जल ना हो, उसके बदले में कोई अन्य हो, यानी दूसरा द्रव हो लेकिन जल ना हो। तो ये समझ लेते हैं हम। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है कि जब हम जल में नमक डालते हैं तो वो घुल जाती है। तो नमक किस में घुली? तो वो जल में घुली। तो ऐसे विलयन को हम जलीय विलयन कहते हैं। और दूसरा हो गया अजलीय विलयन। यहाँ पे जल नहीं होगा लेकिन उसके बदले में जल जैसा होगा, यानी एल्कोहल। एल्कोहल को हम ले सकते हैं कि एल्कोहल भी जल के जैसा होता है। एल्कोहल में अगर हम नमक डाल दें तो वो भी घुल जाएगा लेकिन जल नहीं होगा, तो उसे कहते हैं अजलीय विलयन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। ठीक, इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। किसी पदार्थ को
जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैंने लिख दिया है, आपको अच्छे से लिख लेना है। आपको किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं, जैसे नमक या पानी का। ठीक है। इसके बाद दूसरा, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ जो जल के अलावा अन्य द्रव में घुलकर विलयन बनाते हैं, जैसे अल्कोहल, एसीटोन। तो सीधे सीधे आपको ऐसे याद रखना है कि वैसा विलयन जो जल के साथ हो और वैसा विलयन जो जल के साथ ना हो। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो चलिए, प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लिया जाए। यहाँ प्रश्न है कि वास्तविक विलयन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। वास्तविक विलयन की किसी दो विशेषताओं का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हमें ये लाइन समझना होगा कि वास्तविक विलयन किसे कहा जाता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी दो विशेषताओं को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बर्तन है और इस बर्तन में जल है और हम ऊपर से नमक डालते हैं। ठीक, यानी विलय के तौर पे हम नमक डालते हैं और पहले से विलायक के तौर पे जल है। तो आप बताइए कि अगर नमक इस पूरे जल में घुल जाएगा तो नमक दिखाई पड़ेगा क्या? तो नमक तो दिखाई नहीं पड़ेगा और ना ही नमक के कण नीचे पेंदी में बैठेंगे। अगर इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया जाए और कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति से पूछा जाए कि इसमें नमक है या नहीं, तो कोई व्यक्ति उसे बता नहीं सकता है बिना चखे हुए। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन, जिसमें जो विलय है, जो विलायक में पूरी तरीके से घुल जाए उसके रिक्त स्थान में, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं वास्तविक विलयन। और ये विलयन होते हैं समांगी, यानी सभी जो भाग है उसमें प्रत्येक भाग में नमक की मात्रा बराबर रहती है, यानी प्रत्येक बूंद बूंद नमकीन हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं समांगी, यानी बराबर नमकीन वाला विलयन। तो चलिए इसकी विशेषताओं को 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको समझ के लिखना है। ठीक है, आपको बिना समझे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि विज्ञान को समझा जाता है ना कि रटा जाता है। तो पहला देखिए, इस वास्तविक विलयन का क्या विशेषता हुई? यह स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है तथा समांगी होता है। तो इसका मतलब यह साफ होता है। पारदर्शी मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति देखे तो उस तरफ दिखाई पड़ेगा, पारदर्शी होता है आर पार, तथा समांगी होता है। समांगी मतलब जो नमक के कण होते हैं पूरे बूंद बूंद में घुल जाते हैं। ठीक, यानी आप कहीं से भी पानी उठा लीजिए वो नमकीन ही होगा, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी, उसे कहते हैं समांगी, यानी बराबर मात्रा में घुला हुआ तत्व। उदाहरण के लिए नमक एवं जल का विलयन। तो ये पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण क्या होता है? विलयन में विलय के कण नीचे नहीं बैठते। अगर इसमें नमक डाल दे तो वो तो घुल जाएगा पानी के साथ, यानी जल के कण में अच्छी तरीके से घुल जाएगा, वो नीचे नहीं बैठेगा। ये दोनों गुण आपको लिख लेना है। ऐसे बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन हमें लघु उत्तरीय प्रश्न में यही लिखने हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 10। तो 10वां नंबर प्रश्न है कि असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो ये समझने के लिए आपको संतृप्त विलयन भी समझना होगा और असंतृप्त विलयन भी समझना होगा, दोनों एक साथ। और प्रश्न संख्या 11 जो है वो सेम टू सेम यही प्रश्न है, आपको अंतर बताना है। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन होता क्या है। तो बहुत ही आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हैं और इसके अंतर को भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 बर्तन दिखाई पड़ते हैं, यानी 2 पात्र में जल रखा गया है, जो दोनों कमरे के ताप पे रखा गया है, यानी सेम टेम्परेचर पे रखा गया है। ठीक है, कमरे के ताप पे। तो ये हो गया आकृति 1। तो इस बर्तन में क्या है? इसमें जल है और इसमें अगर हम 10 किलो चीनी डाल देते हैं इस जल में, और 10 किलो चीनी डालने के बाद ये पूर्णतः घुल जाता है। ठीक, और इसमें डालते हैं 50 ग्राम चीनी। याद रहे आपको, यहाँ देखना है 50 ग्राम, काफ़ी कम होता है 50 ग्राम चीनी, और यहाँ पे 10 किलो चीनी। तो आप यहाँ बताइए, अगर इसमें 50 ग्राम चीनी डालेंगे तो इसमें और चीनी डाल सकते हैं क्या? ये पानी और चीनी को घुला सकती है कि नहीं? तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अभी क्षमता है, बहुत ज़्यादा अभी बाकी है, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी कम चीनी अभी डाले हैं। ये पानी अभी बहुत सारी चीनियों को घुलाने की क्षमता रखता है, यानी ये असंतृप्त है।
ये संतृप्त नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ये असंतृप्त है, यानी विलय को विलायक में घुलाने की क्षमता अभी रखता है, अभी तृप्त नहीं हुआ है, असंतृप्त है। और यहाँ पे देखिए इस बर्तन में जो जल है 10 किलो चीनी पहले से घुल गई है। यहाँ पे अगर 10 किलो डाल देंगे तो और चीनी इसमें हम इस पानी में नहीं घोल सकते, यानी जो विलायक है विलय को घुलाने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। तो ये हो गया संतृप्त हो चुका है, इस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये चीनी हो गया विलय, पानी हो गया विलायक, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे ऐसे याद रखना है कि जब विलायक में और ज़्यादा विलय को घुलाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो इस स्थिति को कहते हैं हम संतृप्त विलयन, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे जब विलायक में विलय की और मात्रा घुलाने की क्षमता अभी बाकी रहती है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, ठीक। तो ध्यान रहे ये एक निश्चित ताप पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो 10वां नंबर प्रश्न का यही है, इसका हमें डिफिनेशन लिखना है। तो असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? किसी निश्चित ताप है कमरे के ताप पे बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा उस ताप पे घुलाई जा सकती है, ठीक। वो यहाँ ये वाला है, ठीक। ये तो संतृप्त है, हमें पूछ रहा है असंतृप्त, ठीक, असंतृप्त। तो ये हो गया असंतृप्त, ठीक। ये पिक्चर नहीं है इसके लिए। तो फिर से देखिए आप, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा उस ताप पे घुलाई जा सकती है, अभी विलय की अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये हो गया इसका पिक्चर। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है। तो वही सवाल है, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन में क्या अंतर है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर भी देखिए साथ साथ। तो सबसे पहले देखते हैं असंतृप्त विलयन, ये वाला। असंतृप्त विलयन में विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुलाई जा सकती है, यानी चीनी को और ज़्यादा विलायक में जल में घुलाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। जबकि संतृप्त विलयन में, यानी इस प्रकार के विलयन में विलय और अधिक विलायक में नहीं घुल सकता है, वो तृप्त हो गया यानी संतृप्त हो गया है, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12। तो 12 का जो प्रश्न है इस प्रकार है कि अति संतृप्त विलयन क्या है, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक खुली हो। तो यहाँ पे एक लाइन है कि संतृप्त, अति संतृप्त, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक मात्रा में। यहाँ पे है संतृप्त, कौन सा संतृप्त है? तो ये है संतृप्त, लेकिन अति संतृप्त है। यहाँ पे 10 किलो घुल चुका है, ठीक। अगर हम इसको ताप बढ़ा के, यानी इस विलयन है इसको हम गैस पर रख दें यानी गर्म कर दें, तो अगर इसको 10 किलो घुली है, अगर इसको 2 किलो और घुला दें ताप बढ़ाकर, तो इस प्रकार के विलयन को हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक। यानी क्षमता से अत्यधिक हम इसको घुला चुके हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक घुली हो। तो समझ गए आप, इसे कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख ली है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में अगर आप लिखने चाहते हैं 2-3 लाइन तो आराम से लिख सकते हैं, आप जाके लिख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 13, इसमें कहा गया है कि किसी पदार्थ में विलयता की परिभाषा लिखें। हमें विलयता की परिभाषा लिखना है और साथ ही साथ इस विलयता पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना है। तो ये काफ़ी आसान है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, एक निश्चित ताप और दाब पर आपको ध्यान देना है, ताप और दाब दोनों निश्चित होंगे यानी फिक्स होंगे। एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलयन की, तो यहाँ पे ये जो शब्द है विलायक और विलय किसे कहा जाता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये रहा एक बर्तन और इसमें है पानी, ठीक है। और इस जो बर्तन है ये पानी में अगर हम चीनी डालते हैं तो चीनी को हम कहेंगे विलय और इस जल को हम कहेंगे विलायक, ठीक।
तो जलहीन है जो चीनी को घुला देता है, तो उसे कहेंगे विलायक। और इसकी मात्रा इसमें काफ़ी कम है और इसकी मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा है। विलायक की मात्रा कम है और विलय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा है। और दोनों को सम्मिलित रूप से कहेंगे विलयन, यानी चीनी और पानी का विलयन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो डाला जाए, जो ऊपर से डाला जाए कम मात्रा में विलय, और जो उस चीज़ को घुला लें उसे कहते हैं विलायक। ठीक, तो यहाँ आपको समझ में आ गई होगी। 100 ग्राम विलायक यानी 100 ग्राम पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि पानी 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की, यानी विलय के स्थान पे हम चीनी भी मान सकते हैं और विलायक के स्थान पे हम पानी भी मान सकते हैं। तो चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। एक निश्चित ताप और दाब पे, ताप और दाब दोनों निश्चित होनी चाहिए। 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, ठीक, 100 ग्राम विलायक में विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, जो विलय को क्या कर दे, विलयन को संतृप्त कर दे, यानी और ना घुला दे और ना उसमें घुल पाए, एकदम फिक्स हो जाए, तो उस ताप और दाब पर उस विलय की, उस विलायक में विलयता कहलाती है। तो एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं उदाहरण को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे उदाहरण ये देखिए, यहाँ पे एक निश्चित ताप और दाब पे, तो ये हो गया 100 ग्राम जल में, ठीक, तो निश्चित ताप हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और दाब हो गया 1 वायुमंडलीय दाब। ये दोनों निश्चित होंगे। जो पदार्थ की मात्रा है वो है, जो पदार्थ है पोटेशियम क्लोराइड, और तो इसकी, तो ये जो विलय है, ठीक, ये जो मात्रा है इसकी वो है 100 ग्राम। तो यहाँ पे जो विलायक है वो 100 ग्राम है, ठीक है। फिर से आप देखिए, 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता कितना है, 34.7 ग्राम है। इसका अर्थ ही हुआ कि 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पर पोटेशियम क्लोराइड 34.7 ग्राम ही घुल सकते हैं, इससे अधिक नहीं घुलेगा। तो यहाँ पे विलायक की मात्रा निश्चित है, 100 ग्राम है और निश्चित ताप भी है और निश्चित दाब भी है। तो इन तीनों पे ये जो पदार्थ है इतना ही घुल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। अगर इससे ज़्यादा हम घुलाना चाहते हैं तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें एक और प्रश्न है कि विलेयता पर दाब का प्रभाव। किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, किंतु द्रव में किसी गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे विलेयता पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, ठीक। अगर गर्म कर दें तो वो ज़्यादा मात्रा में जो पानी जो है वो चीनी को घुला सकता है, किंतु द्रव में गैस की विलेयता ताप का बढ़ने से घटती है। तो इसके बारे में मैं नोट्स में बेहतर तरीके से बता दूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर ही लिख लीजिए। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। हमें इस सवाल में संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की पहचान करना है। तो चलिए इसको पहचान कैसे किया जाता है। हम दोनों परख नलियों में और अधिक मात्रा में नमक डालेंगे और घुमाकर चम्मच से, तो परख नली में अगर चम्मच नहीं जाता है तो अन्य वस्तु से भी मिला लेंगे। जिस परख नली में नमक पूरी तरीके से घुल जाता है तो वो असंतृप्त विलयन है, ठीक। असंतृप्त है, जिसमें घुल जाता है वो असंतृप्त है, और जिस परख नली में नमक नहीं घुल पाता वो संतृप्त विलयन होगा। तो यही हमें पहचान करनी थी। तो ये प्रश्न संख्या 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कहा गया है कि कोलाइडी विलयन क्या है या कोलाइड क्या है, दोनों एक ही बात है, ठीक। व्हाट इज़ कोलाइड। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से देखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। तो कोलाइड की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगा। कोलाइड विलयन विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको समझना है।
तो यहाँ पे कहा गया है कि विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन, इन दोनों विलयन के कणों के आकार के क्या होगा, मध्यवर्ती होगा। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पे व्यवहारिक तौर पे। तो ये हो गया वास्तविक विलयन के कण, ठीक है, वास्तविक विलयन के कण हो गए। और ये जो हो गए, ये हो गए कोलाइड के कण, और ये हो गए उससे थोड़े से बड़े निलंबन के कण। तो आप बताइए कि कणों का साइज बीच वाला कौन सा है, ये तो छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है, तो बीच में कौन सा है, यदि मध्यवर्ती कणों का साइज कौन सा है, विलय के कण, मध्यवर्ती विलय के कण ये हैं। तो इसकी परिभाषा में यही बताया गया है कि वास्तविक विलयन और निलंबन, इन दोनों कणों के साइज से मध्यवर्ती स्थान ये कोलाइड का होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। तो ये हो गया वास्तविक विलयन। तो किसे कहा जाता है, नमक और पानी के विलयन को वास्तविक विलयन कहा जाता है। ये समांगी होते हैं, यानी घुल जाने पे समांगी होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते और काफ़ी बेहतर तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो विलय है वो नमक हो गया और जो विलायक है वो पानी हो गया। कणों का आकार इसका होता है 1 nm से भी काफ़ी छोटा होता है, ठीक, ये कणों का आकार। और इसमें कणों का आकार होता है, इसमें कणों का आकार, ये देखिए कणों का आकार होगा वो 1000 nm से भी बड़ा होगा। इसका होगा 1 nm से भी छोटा और इसमें 1000 nm से भी बड़ा। तो इन दोनों के बीच में इसका होगा, यानी मध्यवर्ती। इसमें कणों का आकार होगा 1 nm से 1000 nm के बीच में, यानी मध्यवर्ती। तो इसीलिए इसे कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। 1 mm मतलब होता है 10 के पावर 9। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो ये तो हो गया वास्तविक विलयन। और निलंबन किसे कहा जाता है, मिट्टी और पानी और बालू और पानी जो दिखाई पड़ते हैं, जो बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक, जो एक दूसरे में नहीं घुल पाते हैं, तो वैसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन विलयन। और वास्तविक विलयन जो होते हैं, इसके कण नंगी आँखों से या माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए आप, तो कोलाइडी विलयन में आता है दूध, रक्त और क्रीम। और यहाँ पे विलय में नमक है और विलायक में पानी, ठीक। और इसमें जो है विलय में क्या है, तो इसमें विलय में होगा मिट्टी या बालू, और विलायक में क्या होगा, तो विलायक में होगा यहाँ पे पानी, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान से देखना है कि यहाँ पे विलय में क्या है, नमक है और विलायक में पानी। तो इसका नाम सिर्फ चेंज हो गया है। इसके विलय को हम कहते हैं प्रक्षिप्त परावस्था और इसके विलायक को हम कहते हैं प्रक्षिप्त माध्यम। तो इसके कण क्या होंगे, विषमांगी होंगे, यानी दूध, रक्त और क्रीम, ठीक। और इसके कण जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं। दूध में बहुत सारे अवयव होते हैं और रक्त में भी बहुत सारे अवयव होते हैं, ये नीचे नहीं बैठते हैं और इसमें तो दिखाई नहीं पड़ते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं। तो ये समांगी हो गया, ये भी समांगी हो गया, ये भी विषमांगी हो गया। ये नंगी आँखों से भी दिखाई नहीं पड़ते, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं और ये नंगी आँखों से भी आसानी से हम देख सकते हैं। अगर पानी में बालू डाल दिया जाए तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात है कि कोलाइड का आकार, इस कोलाइड का आकार इतना भी छोटा नहीं होता कि वो विलयन बना दे और इतना भी बड़ा नहीं होता कि वो निलंबन बना दे, वो दोनों के मध्य में होता है, ठीक है। तो चलिए हम कोलाइड के कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं। यहाँ आपकी किताब में है NCERT भारती भवन, यहाँ पे साल। तो इन दोनों अवस्थाओं को जो नाम दिया गया है विशेष, उसे साल कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया प्रक्षेपित प्रावस्था, ठीक, प्रक्षेपित प्रावस्था जिसे विलय कहा जाता है, और ये प्रक्षेपित माध्यम जिसे विलायक कहा जाता है। ठोस और द्रव जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है रंग, स्याही, पेंट। देखिए पेंट के जो कण होंगे, पेंट के छोटे छोटे कण होंगे, ठीक, ठोस के रूप में, पाउडर के रूप में, जब इसे द्रव रूपी किसी केमिकल में डाला जाता है तो वो बन जाएगा पेंट, ठीक।
ठोस और द्रव बन जाते हैं पेंट या रंग। इसके बाद है पायस। द्रव और द्रव जो बनता है वो दूध। दूध बनता है दो द्रवों को मिलाने से, ठीक, नेचुरल तौर पे उसमें दो द्रव छिपे होते हैं। दूध हो गया, मक्खन हो गया, और बाल में लगाने वाली क्रीम हो गई, उसमें दो प्रकार के द्रव मिलाकर बनाया जाता है। तो इस जो दोनों मिक्सिंग होती है उनको विशेष नाम दिया जाता है पायस। तो उसके उदाहरण होंगे, ये हो गया जेल, द्रव और ठोस। तो यहाँ भी देखिए मक्खन के कण होते हैं ठोस के रूप में, या पनीर के कण ठोस के रूप में, उसमें पानी होती है, तो दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है मक्खन और पनीर, इसे कहा जाता है जेल। एरोसोल, तो यहाँ देखिए ठोस और गैस बना के एरोसोल बनाते हैं, यानी इसके उदाहरण हो गया धुआं और धूल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए मिट्टी के कण जब वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसे हम धूल कहते हैं, धूल उड़ना, मिट्टी के छोटे छोटे कण जब वायुमंडल में फैल जाते हैं गैस में, तो बन जाता है धूल या धुआं, तो उसे कहते हैं एरोसॉल कोलाइड विलयन, ठीक है। इसके बाद है द्रव और गैस। तो गैस क्या होता है, ये होते हैं बादल। गैस जो होता है वो बादल का रूप होता है और उसमें जल वाष्प होता है, दोनों मिल जाएंगे तो बना देंगे बादल, कुहासा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्रक्षेपित परावस्था किसे कहा जाता है और प्रक्षेपित माध्यम किसे कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 16, और इसके बारे में मैं अलग से इस पूरे किताब का नोट्स तैयार कर दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 16। तो ये काफ़ी आसान है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपने से भी आप बना सकते हैं। पायस, देखिए पायस कहाँ है, तो ये पायस कहा जाता है द्रव और द्रव। तो ये हो गया दूध, ठीक, दूध का हो गया, और बालों में लगाने वाली क्रीम हो गई। जेल, जेल का क्या उदाहरण है, तो जेल का होगा मक्खन, पनीर। एरोसॉल का क्या है, तो धुआं और धूल, धुआं और धूल। झाग क्या है, तो वो है फोम, तो इस किताब में नहीं दिया हुआ है, तो वो फोम होता है, ठीक, झाग होता है फोम के रूप में। तो यहाँ पे आप एरोसोल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा आप फोम ही लिखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।